हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दुर्गेश और एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम का गुरु विद दुर्गेश पर। दोस्तों, हम लोगों ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और इसके क्रम में हम लोग इन चीज़ों को कवर कर लिया था। आज हम लोग महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये टॉपिक कवर करेंगे दोस्तों। और इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद दोस्तों हम प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। इससे आपका दो चीज़ दोस्तों हो रहा है, आप समझ लीजिए कि आपका पहला चीज़ तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है चैप्टर वाइज, और प्लस सिलेबस कंप्लीट होने के साथ साथ दोस्तों आप प्रश्नों के प्रकृति को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब आपका एक प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है। तो देखिए, भारतीय संविधान के तहत भारत की जो महान्यायवादी हैं जिसको कहा जाता है अटॉर्नी जनरल, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद का प्रावधान किया गया है। और ये आपका दोस्तों देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। कौन होता है? देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है आपको कौन? अटॉर्नी जनरल, ठीक है। अनुच्छेद जो 76 दोस्तों है, 76 है दोस्तों। अनुच्छेद 76 जो 1 है, 76 का 1, उसके अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। तो मतलब इसके जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया होती है उसको कौन मान सकता है? तो इसमें साफ साफ लिखा है कि इसमें आर्टिकल 76 में कि उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने की जो योग्यता रखता है वो आपका कौन बनता है दोस्तों? वो आपका बनता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो किसका? सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। आगे देखिए, आगे है 76 का जो 2 है, उसके अनुसार महान्यायवादी का जो कर्तव्य होगा, वो कर्तव्य क्या होगा? वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देगा और विधिक स्वरूप की ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर डायरेक्शन दे, ठीक है, निर्देशित करे या सौंपे, और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा उस समय किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हैं। कुल मिला के दोस्तों ये है कि महान्यायवादी का जो कर्तव्य होगा वो 76(2) के अनुसार कहा गया दिया गया है। और उसमें ये बात कही गई है कि कानूनी संबंधी कोई विशेष सलाह और कोई भी ऐसा स्वरूप जिसमें राष्ट्रपति को उसको आवश्यकता हो, तो राष्ट्रपति जो जो उसको डायरेक्शन डायरेक्शन देगा उसके अनुसार वो अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा, ठीक है। दोस्तों, हिंदी में क्या है, कुछ लैंग्वेज इतनी टफ हो जाती है कि आप क्या हम लोग भी समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन अब मैंने आपको समझा दिया आसान शब्दों में, ठीक है। 76 का जो 3 है उसके अनुसार इसे अपने कर्तव्यों के पालन करने में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा, ठीक है। तो सभी न्यायालय मतलब कुल मिला के पूरे भारत में कहीं भी ये जो है सुनवाई कर सकता है, अपनी बात रख सकता है। किसके अनुसार? क्षेत्र के 3 के अनुसार, ठीक है। 76 का जो 4 है दोस्तों, उसके अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा वेतन प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति निर्धारित करे, ठीक है। तो कुल मिला के ये दोस्तों, ये भी आपका जो महान्यायवादी है वो भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, और जो उसको वेतन भत्ते मिलते हैं वो किसके अनुसार? जो राष्ट्रपति आपका देगा, ठीक है, या निर्धारित करेगा, ठीक है। अनुच्छेद दोस्तों जो 88 है, ठीक है, ये आपका 76 था अभी तक। जो 88 है उसके अंतर्गत भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल होने का अधिकार है, ठीक है। तो दोनों सदनों में अगर पूछा जाए प्रश्न में कि दोनों सदनों में शामिल कौन हो सकता है, तो आपको कौन होगा? भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। बट लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है? क्योंकि मतदान का अधिकार केवल उन्हीं को होता है जो उस सदन के सदस्य होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसलिए इसको भी मतदान का अधिकार नहीं है, ठीक है। आगे, इसे एक संसद सदस्य की तरह सही भत्ते एवं विशेषाधिकार मिलते रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से है, ठीक है। अनुच्छेद जो 165 है दोस्तों, 165, इसके अनुसार प्रत्येक राज्य, देखिए यहाँ राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्य व्यक्ति होगा उसको महाधिवक्ता बनाएगा, ठीक है। लेकिन इसको जिस प्रकार से केंद्र में आपका महान्यायवादी होता है उसी प्रकार से राज्य में महाधिवक्ता होता है, ठीक है। जो क्रियाकलाप केंद्र में उसके होते हैं वही क्रियाकलाप राज्य में महाधिवक्ता, जिसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल, ठीक है। और इसका प्रावधान किसके अंतर्गत किया गया है? 165, और उसका किसके अंतर्गत था? 76 के अंतर्गत, ठीक है। तो ये दोनों आपके आपस में सेम है, बस ये केंद्र का है तो ये राज्य का है, ठीक है। अनुच्छेद 165(2) के अनुसार वह राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है, ठीक है। इसका मतलब वो राज्य का क्या होगा? राज्य का प्रथम विधि सलाहकार होता है, ठीक है। और केंद्र का कौन होगा? केंद्र का आपको महान्यायवादी होगा, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों दोनों को जो है आपको रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें आसान लगेंगी, ठीक है।
165 का जो 202 है, 165 का 2, उसके अनुसार वह राज्य सरकार को तो हो गया, ठीक है। अनुच्छेद 165 का जो 3 है दोस्तों, उसके अनुसार वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत प्रदान करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से वहाँ राष्ट्रपति था सर्वसर्वा, उसी प्रकार से यहाँ कौन है, राज्यपाल है, ठीक है। आगे 148, ये तो बात है दोस्तों महान्यायवादी और महाधिवक्ता की, ठीक है। अब आते हैं 148, उसके अनुसार जो कैग है दोस्तों, भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक, उसका प्रावधान 148 के अंतर्गत किया गया है और जिसको राष्ट्रपति ही नियुक्त करेगा और यह अपने पद से केवल उसी रीति एवं आधार से हटाया जाएगा जिस रीति एवं आधार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, ठीक है। तो देखिए वहाँ ऊपर क्या था, महान्यायवादी और महाधिवक्ता ये प्रसाद पर्यंत थे, ठीक है, मतलब राष्ट्रपति या राज्यपाल जब चाहे हटा सकता था। लेकिन यहाँ क्या है आपका, यहाँ जो आपका महालेखा नियंत्रक परीक्षक है उसको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, लेकिन हटाया किस आधार पर जाएगा, जिस आधार पे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाता है, मतलब कुल मिला के जो महाभियोग होता है इम्पीचमेंट, ठीक है। हालांकि इम्पीचमेंट शब्द का यहाँ यूज नहीं किया गया, ठीक है दोस्तों। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत, विशेष मतलब 2/3 जो होता है, विशेष बहुमत के साथ उसके साथ सिद्ध कदाचार या असमर्थता प्रस्ताव पारित करके इसे पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो मतलब इन पर कोई कदाचार सिद्ध हो जाए या जो है ये असमर्थ होना है कोई कार्य करने में, तो उस केस में जो है आप इनको संसद के द्वारा हटाया सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 148 का 4 दोस्तों, उसके अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के जो अंतर्गत कोई कार्य होगा, ठीक है, या कोई पद होगा, तो उस पर उसके लिए जो है पात्र नहीं होंगे, ठीक है। कुल मिला के जो कैग के अंतर्गत कार्य कर लिया, ठीक है, वो किसी पद के लिए आगे पात्र नहीं होगा, ये सी तक आ गया है। और इसका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो उसी के अंतर्गत इसकी आयु निश्चित होती है, ठीक है। देखिए यहाँ क्या था, ये लोग प्रसाद पर्यंत थे, ना 5 साल, ना 6 साल, ना 2 साल, कुछ नहीं, ठीक है। एक प्रसाद पर्यंत होता है, मतलब कि जब भी राष्ट्रपति को लगता है तो वो हटा सकता है, ठीक है, कोई इसका आधार नहीं होता। लेकिन इनका कार्यकाल निश्चित है, इनका कार्यकाल 6 वर्ष, या अगर उनकी आयु 65 वर्ष कंप्लीट हो गई है तब उनको जो है हरा सकते हैं, ठीक है। इसको लोक लेखा समिति की आंख व कान कहा जाता है, किसको, कैग को लोक लेखा समिति की आंख व कान कहा जाता है। अनुच्छेद 149 दोस्तों, ये लोक लेखा समिति आगे हम लोग पढ़ेंगे समिति के बारे में, तब बताएंगे क्या होती है, क्या कार्य होता है, क्या कार्य होता है। इसका जो कार्य होता है वो लगभग कैग की ही तरह होता है, इसलिए इसको उस कैग को जो है लोक लेखा समिति का आंख और कान कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद जो 149 दोस्तों हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 149, ये भारत के महालेखा नियंत्रक जो परीक्षक होते हैं उनके कर्तव्य और शक्तियों को निर्धारित करता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों 151, कौन सा, 151, उसके अनुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो हैं कि संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको संसद के प्रत्येक संघ के समक्ष रखवाएगा। मतलब जो कैग की दोस्तों रिपोर्ट होती है वो 151 के अंतर्गत जो कैग होते हैं वो राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति उन जो रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक संघ के समक्ष रखवाता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इनका प्रोसेस होता है। आगे देखिए 151 का जो 2 होता है, उसके अनुसार किसी राज्य की लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के, सेम वही दोस्तों, अगर वो राज्य से संबंधित है तो राज्य का राज्यपाल को ही देंगे और राज्यपाल उनको जो है अपने विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बहुत महत्वपूर्ण कथन है इनका कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होंगे। ये जब संविधान बन रहा है दोस्तों, तो उस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इनके कार्यों की समझ के आधार पर ये बात इनके लिए कही थी कि जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक दोस्तों होंगे भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होंगे, ठीक है। संसद द्वारा महालेखा परीक्षक के कर्तव्य, शक्तियाँ एवं शर्तें जो हैं वो अधिनियम 1971 के अंतर्गत उनको प्रभावी बनाया गया है, ठीक है। तो इस अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार ने के लोका परीक्षा से लेखा को अलग करने हेतु संशोधित किया गया है। दोस्तों पहले क्या था, जो आपके एक तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है और एक होता है महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पहले एक ही थे, लेकिन वर्तमान में क्या 1971 का जो अधिनियम था जो कि 1976 में लागू हुआ, उसके अंतर्गत इन दोनों पदों को अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। तो महालेखा नियंत्रक परीक्षक आपका जो है ये 1976 के अंतर्गत जो है अलग पद हो गया, ठीक है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कैग होता है दोस्तों, ये राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। कौन कौन से, एक विनियोग लेखा, ठीक है, एक वित्त लेखा
और एक आपका जो है सरकारी उपक्रमों पर लेखा, ठीक है। लेखा मतलब ये होता है अकाउंटिंग होता है, मतलब इस पर जो है इस पर कोई भी अपना जांच करता है और उस जांच संबंधित दस्तावेज जो सो वो देता है, ठीक है। राष्ट्रपति इन संसद इसको जो है संसद के दोनों सदनों के सभापति पर रखता है। ये अभी आपने पढ़ा था 151 का एक था, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग प्रश्नों को करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब प्रश्न आप लोग करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि चीज़ें क्या है। भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है, ठीक है। तो भारत सरकार को तो आप कौन थे, आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये देखिए आसान हो गया ना आपके लिए, ठीक है। आगे देखिए जो दूसरा प्रश्न रिपीटेड है उसको हम लोग नहीं लगाएंगे। आगे देखिए भारत के महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त होते हैं, तो आपको पता होगा कि भारत की राष्ट्रपति की द्वारा, ठीक है। अब दोस्तों आप प्रश्न को करेंगे तो आपको एकदम मज़ा आएगा। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है, तो वही सेम क्वेश्चन है, कौन होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा, ठीक है। देखिए इधर भी वही क्वेश्चन रिपीटेड है, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा, तो आपको पता है महान्यायवादी होते हैं, ठीक है, जिनको सब जगह सुनवाई का अधिकार तो है, ठीक है। और यहाँ तक कि सदनों में भी ये जो है बहस कर सकते हैं, बस मतदान नहीं दे पाते, ठीक है। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के विषय में कथन पर विचार कीजिए, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा, बिल्कुल बात सही है। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, बिल्कुल बात सही है। उसे संसद के किसी भी एक संघ का सदस्य बिल्कुल नहीं, ठीक है। संसद द्वारा महाभियोग लाकर उसे हटाया था, बिल्कुल नहीं। भाई क्या होता महालेखा निरीक्षक परीक्षक, इसको दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत हटाया था, ठीक है। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में फिर विचार करना है। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा, बिल्कुल बात सही है दोस्तों। महान्यायवादी को इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करें। दोस्तों यही की पॉइंट होते हैं जो आप लोग पता होते, देखिए संसद नहीं होता है, मैंने बताया आपको राष्ट्रपति ही तय करता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका उत्तर सिर्फ और सिर्फ एक होगा, ठीक है, सिर्फ एक होगा, दो इसका उत्तर नहीं होगा। देखिए यहाँ इसका उत्तर सिर्फ एक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोगों ने डिटेल पढ़ लिया है, अब हम लोग प्रश्नों को करेंगे तो आप समझ जाएंगे क्या चीज़ें, क्या क्या प्रश्न कैसे बन सकते हैं। भारत का महान्यायवादी लोकसभा के कार्य में भाग ले सकता है, बिल्कुल सही है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य होता है, तो लोकसभा की समिति का सदस्य हो सकता है, बिल्कुल सही है। लोकसभा में बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है भाई, लेकिन मतदान कर सकता है ये बात गलत है, क्योंकि मतदान कौन करता है, जो इस तरह का सदस्य होगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे सिर्फ वही सेम वही क्वेश्चन दोस्तों हैं, रिपीट हैं। आप अगर अगर देखना हो देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किसी संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। कौन है आपका, ये आपका कोई और नहीं, भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते भी, वही चीज़ दोस्तों बार बार वही प्रश्न आ रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये बार बार वही प्रश्न आ रहा है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है, तो भाई राज्य की बात आएगी तो आप एडवोकेट जनरल कहेंगे, और सेम वही प्रोसेस जो आपका महान्यायवादी में होता है। चाहिए तो यहाँ देख लीजिए, आप एक कथन है, और आपको आपको देखिए यहाँ एक प्रश्न तो समझ नजर आ रहा है, भारत का सॉलिसिटर कौन होता है, तो भारत का जो सॉलिसिटर दोस्तों होता है वो आपका कोई और नहीं, वो आपका होता है, आपका विधिक अधिकारी होता है, मतलब कुल मिला के न्यायिक सलाहकार होता है जी, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, सॉलिसिटर मतलब आपका यही होता है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। तो देखिए यहाँ भी बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति की बात नहीं आती है यहाँ दोस्तों। इस जगह आप देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित ऐसा कुछ नहीं है, सीधे राज्यपाल करता है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीली और सलाहकारी अधिकारिता होती है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय और सलाहकारिता अधिकारिता होती है, तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो आप यहाँ देखिए थोड़ा सा, संविधान के अनुच्छेद 165(2) के अनुसार राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल की द्वारा की जाती है, न कि राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत था। सलाहकारी अधिकारिता अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की होती है, न कि उच्च न्यायालय की, ठीक है। तो उच्च न्यायालय की जो अधिकारिता होती है वो क्या होती है, वो मूल तथा अपीली होती है, ठीक है, ठीक है। सलाह कौन देता है वो आपका, वो आपके सुप्रीम कोर्ट के देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ दो बातें सही थी, कौन कौन सी, मूल और अपीलीय, लेकिन सलाहकारी जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट की होती है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। इसलिए जो है आपका ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आपके राष्ट्रपति की द्वारा, ठीक है। यहाँ हम कैग की बात कर रहे हैं, देखिए दोस्तों। आगे देखिए,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो आपको पता होगा, महालेखा परीक्षक आपके 148 के अंतर्गत होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिनिधियों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो सर्वप्रथम दोस्तों ये देता है, किसको देता है? ये भारत के राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति इसको जो है सदन के समक्ष रखते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया होती है। ऐसे ही राज्य में देता है तो राज्य के राज्यपाल के समक्ष देता है, और राज्यपाल जो है उनको विधानमंडलों में रखते हैं। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? तो मैंने आपको बताया दोस्तों, या तो 6 साल होगा या आपका 65 साल होगा। ठीक है, ये आपका होता है महालेखा नियंत्रक परीक्षा का आपका उम्र। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में कुछ कथन है, तो कौन सा सही नहीं है दोस्तों? यहाँ ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति की द्वारा की है, ये बात सही है, इसलिए इसका उत्तर नहीं होगा। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, ये बात भी दोस्तों एकदम सही है, चूंकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति से होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सही नहीं है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, ये बात भी एकदम सही है, इसलिए ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकता है, बिल्कुल बात गलत है दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपको क्या है, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को उठाया जाता है, उसी रीति से इनको समर्थ जो कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाया जाता है। कुल मिला के ये प्रकार से इम्पीचमेंट की तरह। ठीक है, तो आपका जो है राष्ट्रपति इनको नहीं हटा सकता। ठीक है, आगे देखते हैं। कथन दिया गया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है, अप्रति औचित्य भी। तो बिल्कुल बात सही है दोस्तों, भाई व्यय की वैधता और औचित्य दोनों को दिखाता है ये, और इसका कथन भी दोस्तों है, एक कारण कथन ये दोस्तों, उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। ठीक है, उसे वित्तीय शासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। तो दोनों बात सही है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है भाई, इसीलिए इसकी नियुक्ति की जाती है। यहाँ देखिए, ये भी क्वेश्चन देखिए, नियंत्रक महालेखा परीक्षा का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह है। तो देखिए, जो संचित निधि में संदेह है, बिल्कुल उसकी क्या जाती है। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे जाने गए भंडार या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उनकी बाबत में रिपोर्ट देने का अधिकार होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, इसको पूरा अधिकार होता है, तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित कर्तव्यों में कौन सा एक का भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पालन नहीं किया जाता है? तो किसका पालन नहीं किया जाता है? देखिए, हम प्रश्न को देखते हैं। भारत की संचित निधि से होने वाले सही व्ययों का किया जाता है, आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाले किया जाता है, सभी व्यापार निर्माण लाभ हानि इन सब का किया जाता है, सार्वजनिक धन होता है इसकी प्राप्ति और निगम का नियंत्रण करना, और सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजकोष में जमा है, इसकी दोस्तों देखिए सार्वजनिक जो धन होता है, ठीक है, उसकी जांच नहीं करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर दोस्तों कौन सा रहेगा? इसका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, लोक निधि की फलोत्पादक और आशायित, देखिए सर इतने इतने क्लिष्ट शब्द हैं हिंदी में, समस्या हमारे हिंदी में नहीं है। समस्या यह है कि आयोग प्रश्न किस प्रकार से बना देता है। आप इसको शुद्ध शुद्ध सही भी लिख सकते हैं, लेकिन वही अगर यहाँ इंग्लिश होता तो आप इंग्लिश को देख के भली भांति पहचान लेते क्या चीज़ पूछा गया है। हालांकि हम लोग समझने का प्रयास करते हैं क्या पूछा गया है। ठीक है, यही समस्या हिंदी मीडियम वालों के साथ दोस्तों होती है। ठीक है, क्या करें, भारत में रहते हुए हम लोग हिंदी का प्रयोग नहीं कर सकते हमें लगता है। ठीक है, बस हिंदी दिवस बना सकते हैं, बाकी चीज़ नहीं। ठीक है, लोक निधि के फल उत्पादक और आश्रित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्य का महत्व क्या है? तो महत्व क्या है, देखिए इसका महत्व क्या है, आप सीधे देख लीजिए इसको उत्तर। देखिए, कैग संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है, और जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात घोषित करता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, कैग की मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है, बिल्कुल बात सही करती है। इसलिए इसको जो है कैग इस कैग की जो है उसकी क्या बोलते हैं, लोक लेखा समिति की आंख और कान कहते हैं कैग को। अगला देखिए, कैग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती हैं जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया है, बिल्कुल बात सही है दोस्तों, इसी आधार पर तो होता ही है। और चौथा क्या है, कैग की ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं कि सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षा और लेखा जांच समय वह कानून का उल्लंघन करने वाले पर अभियोग लगा सके, ऐसा कोई इसकी पावर नहीं होती। ये अभियोग नहीं लगा पाता है, कि जांच करता है। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर दोस्तों 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकों की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? तो आपकी संसद की है। ठीक है, पार्लियामेंट की। ठीक है, आगे देखिए प्रश्नों को, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है?
तो लोक लेखा समिति की बैठकों में कौन रहता है आपका? आपका भारत का महालेखा नियंत्रक परीक्षक होता है, वही होता है, ठीक है। आगे देखिए, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है, वो किसका होता है? लोक लेखा समिति का होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, किस वर्ष में अकाउंटिंग की ऑडिटिंग से अलग किया गया? किसको? लेखा परीक्षक को। तो मैंने आपको बता दोस्तों, देखिए 1971 में ये प्रावधान किया गया और 1976 के आसपास दोस्तों इसको अलग किया गया। तो 1976, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, 1971 का संशोधन ये आपका यही है, ठीक है, ये इसका उत्तर है। आगे देखिए, राज्यों की वित्तीय लेखों का परीक्षण कौन करता है? तो राज्यों के जो लेखों का जो वित्तीय परीक्षण होता है, ये न राज्यपाल करता है, न मुख्यमंत्री, न राज्य का वित्त सचिव। वो कौन करता है? आपका भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए, लोक नीति का विभाग किसे कहते हैं? तो लोक नीति का जो विभाग दोस्तों होता है वो आपका यही होता है। भारत के सीएजी कार्य करते हैं, कार्य क्या करते हैं ये लोग? ये कार्य करते हैं लोक वित्त संरक्षक के रूप में, ठीक है, लोक वित्त संरक्षक के रूप में करते हैं। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दोस्तों कहा भी था कि जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का दोस्तों पद है, ये भारतीय संविधान के अधिक से सर्वाधिक महत्व का पद है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि वह सार्वजनिक धन का संरक्षक होगा और उसका एक कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि भारत की या किसी राज्य की संचित निधि में से समुचित विधानमंडल के प्राधिकार के बिना एक पैसा भी खर्च न किया जाए, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि भारत के आपके कैग थे, ये आपके 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। कौन से? 14वें, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, आगे प्रश्न है, देखिए यहाँ थोड़ा सा दिया गया है, भारतीय संविधान का जो 148 के तहत नियंत्रक महालेखा जो परीक्षा होती है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और 2020 में जो है ये मुर्मू जो है भारत के 14वें बने थे, ठीक है। और इन्होंने जो है राजीव महर्षि का स्थान लिया था। और गिरीश चंद्र मुर्मू इससे पहले क्या थे? जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के पहले उपराज्यपाल भी बने थे, इसलिए ये महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। पहले उपराज्यपाल किसके? जो जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र बना है उसके, ठीक है। आगे देखिए, सही सम्मिलित करना है। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये लोक लेखा समिति से संबंधित होता है। भारत का महाधिवक्ता ये उच्चतम न्यायालय से संबंधित होना चाहिए, अब मतलब उच्चतम न्यायालय की इसको योग्यता होनी चाहिए। अब भारत का महान्यायवादी ये लोकसभा की बैठक में भाग ले सकता है, ठीक है। इस प्रकार से इसका हेतु रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत क्या आते हैं? व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत सार्वजनिक खर्च परीक्षण, सार्वजनिक राजस्व और वित्तीय प्रशासन। व्यावसायिक बैंकों का कार्य निष्पादन इसके अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। अब दोस्तों ये आपका ये टॉपिक है, इस टॉपिक को हम लोग कल कवर करेंगे। ये वरीयता अनुक्रम है, इसमें कुल मिला के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो जो भी एक क्रम होता है इससे प्रश्न आते हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग कल कवर करेंगे, क्योंकि टॉपिक काफ़ी अगर लंबे हो जा रहे हैं तो इंटरेस्ट लोगों कम हो रहा है। लेकिन यह है कि दोस्तों आप अगर इस सीरीज को पूरा कर लेते हैं अच्छे से, तो विश्वास मानिए आपका इस विषय में प्रश्नों के गलत होने की संभावना न की मात्र हो जाएगी, ठीक है। और जो भी स्ट्रेटजी मैंने बताई है आपको यूपीएससी आर के अंतर्गत, वो आप उसको फॉलो करिए और आप उसी के अनुसार पढ़िए। और उस स्ट्रेटजी को दोस्तों मैंने इसके डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं कि हम क्या चीज़ों को अपनाएं जिससे हम लोग परीक्षा में बेहतर कर सकें, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।